पहला चैप्टर है आपका प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को समझेंगे। प्रबंध एक परिचय, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है। सबसे पहले प्रबंध की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, प्रबंध का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल व प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। इसका मतलब यह है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जो किसी काम को कुशल व प्रभावी ढंग से करने के लिए एक संगठन ढांचा तैयार करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कुशल का मतलब क्या है। कुशल का अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर करने से है, चाहे समय कितना भी लगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी काम हो उसको कम से कम लागत पर करना है, समय चाहे कितना भी लगे। अब प्रभावी जान लेते हैं। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, फिर चाहे लागत कितना भी लगे। इसका मतलब यह है कि जो भी काम है उसको समय पर पूरा करना है, पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कुशल और प्रभावी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप देख सकते हैं जैसे कि कुशल में बोला है कि काम को न्यूनतम लागत पर करना है, समय चाहे कितना भी लगे, और प्रभावी को काम को समय पर पूरा करना है, लागत चाहे कितनी भी आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आइए अब इन दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रभावपूर्णता और कुशलता, दोनों का अर्थ तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। प्रभावपूर्णता का अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, लागत कितना भी आए, और कुशलता का अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है, चाहे समय कितना भी लगे। अब इन दोनों को उद्देश्य देख लेते हैं, क्या उद्देश्य है इनके। तो प्रभावपूर्णता का है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। इसके जो भी अंतिम परिणाम होंगे वो समय पर पूरे होने चाहिए, और इसके लागत लाभ विश्लेषण करना। जो भी परिणाम हो इसके उसमें कम लागत हो और लाभ ज्यादा हो। ठीक है, ये मुख्य केंद्र क्या है देख लेते हैं। तो प्रभावपूर्णता का समय, कुछ भी हो समय पर होना चाहिए, और कुशलता का लागत, जो भी करना है कम खर्च करना है, कम लागत होनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर अब प्रबंध की विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ पर केवल मेन पॉइंट भी याद रखेंगे तो आप इनसे भी इनकी परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। तो आइए जानते हैं। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होता है, लेकिन सभी संगठनों का उद्देश्य भिन्न हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संगठन स्थापित होता है तो वो एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही स्थापित होता है, लेकिन पूरे देश में एक ही संगठन थोड़ी ना होंगे, कितने संगठनें होंगी, लेकिन उन सारी संगठनों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। जैसे एक स्कूल होता है, उसका संगठन का उद्देश्य हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, और एक कोई भी संगठन हो उसका ये हो सकता है कि लाभ अधिकतम होने चाहिए। तो ये अपने अपने संगठनों के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रबंध सर्वव्यापक है। सभी क्रियाओं में प्रबंध आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना हो उसमें प्रबंध करना आवश्यक है। कोई भी किसी भी क्रिया में से अगर प्रबंध को हटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। ठीक है, यहाँ पर क्रियाओं का मतलब व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक क्रिया से है। अगर मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं तो यह है कि आपको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा। जैसे आपको खाना बनाना है तो उसके लिए भी प्रबंध करना पड़ेगा। कैसे? तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि खाने में क्या बनाना है, सब्जी रोटी दाल चावल जो भी बनाना है। अगर आपको रोटी बनाना है तो उसके लिए आपको आटे का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर आपको सब्जी बनानी है आलू की तो आलू का प्रबंध करना है। तो और भी सामग्री होती है जो उन सबका आपको प्रबंध करना पड़ेगा। तो किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रबंध अति आवश्यक है। बिना प्रबंध के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला है प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध को बहुआयामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध करता है। ठीक है, यहाँ पर परिचालन का अभिप्राय क्रय विक्रय और उत्पादन आदि से। ये क्रय विक्रय और उत्पादन ये अलग अलग विभाग होते हैं जिन्हें यहाँ पर परिचालन के नाम से कहा गया है, बताया गया है। ठीक है, तो बहुआयामी इसलिए कहा जाता है प्रबंध को क्योंकि प्रबंध काम का भी प्रबंध करता है, लोगों का भी प्रबंध करता है और विभागों का भी प्रबंध करता है, जिसे यहाँ पर परिचालन कहा गया है। ठीक है, अगला है आपका प्रबंध स्थित प्रक्रिया है। प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार तैयार कर लिया जाए। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि प्रबंध कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे साल भर के लिए एक ही बार तैयार करके रख लो। बीच बीच में इसे चेंज करता रहना पड़ता है, लेकिन ये चलती लगातार चलती है। ठीक है, इसका मतलब ये है।
अगला है प्रबंध एक समूह क्रिया है। ठीक है, एक संगठन में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जिन्हें एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए प्रबंध सामूहिक क्रिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए अगला देख लेते हैं इसका। अगला है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में स्थापित होते हैं। परिवर्तनों का सामना करने के लिए नीतियों को परिवर्तन करते रहना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो भी संगठन होती है वो परिवर्तनशील वातावरण में तो स्थापित होती है, ये तो सही बात है, लेकिन उन परिवर्तनशील वातावरण में उन्हें बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए अपने नीति नियमों को परिवर्तन करना पड़ता रहता है, बदलते रहना पड़ता है। तो इसलिए प्रबंध को एक गतिशील कार्य कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसे महसूस किया जा सकता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति, इसे महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर एक स्कूल है, अगर स्कूल अच्छा चलता हो तो उससे कहा जा सकता है हाँ यहाँ पर प्रबंध अच्छा है क्योंकि स्कूल अच्छा चल रहा है, लेकिन वहां पर हम प्रबंध को देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं क्योंकि स्कूल अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रबंध की विशेषताएं थी। अब प्रबंध के उद्देश्य देख लेते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य का अर्थ जानते हैं, उद्देश्य क्या मतलब होता है। इसका अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। इस उद्देश्य का मतलब ये है कि वो अंतिम यानी उद्देश्य, वो अंतिम बिंदु जिसे यहाँ पर उद्देश्य भी कह सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर प्रबंध की 3 उद्देश्य हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य है। तो आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पहला है आपका संगठनात्मक उद्देश्य। इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। इसका मतलब यह है कि संगठन में जितने भी संसाधन मानवीय हो और भौतिक हो जो भी उपलब्ध है उनका उपयोग हितार्थियों के हित में करने से है। ठीक है, इसके भी कुछ उद्देश्य हैं संगठनात्मक उद्देश्य के भी। पहला है जीवित रहना, लाभ कमाना और विकास, उच्च स्तर की तरफ बढ़ते रहना, आगे आगे चलना, विकास करना। ठीक है, अगला है सामाजिक उद्देश्य। इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों को ध्यान रखने से है। इसका मतलब यह है कि अपने कामों को करते करते के समय सामाजिक हितों का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे रोजगार उपलब्ध कराना और वातावरण दूषित होने से बचाना। तो ये इसके सामाजिक उद्देश्य है जो इसे प्रबंध को पूरा करना होता है। अगला है व्यक्तिगत उद्देश्य। इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। इसका अभिप्राय कर्मचारी के संदर्भ में यानी कर्मचारियों के बारे में जो भी उद्देश्य निश्चित किए जाने हैं उनसे है, जैसे वित्तीय आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और उच्च स्तरीय आवश्यकता। ये 3 आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्तिगत उद्देश्य में आती हैं। जैसे वित्तीय आवश्यकता में एक मजदूर को वेतन और मजदूरी मिलनी चाहिए उचित, और सामाजिक आवश्यकता में कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और उच्च स्तरीय आवश्यकता में उच्च स्तर हेतु उन्हें अवसर प्रदान होने चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके प्रबंध के महत्व। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। अगर आपको ये आधी लाइनें जो ये भी याद हो तो आप इससे इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन बुक के हिसाब से देखते हैं क्या है। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है क्योंकि प्रबंध में एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का एक समूह कार्यरत होता है। ठीक है, अगला है प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। एक प्रबंधक सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके इसमें वृद्धि करता है। एक प्रबंधक होता है जो जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका कुशलतम प्रयोग करता है वो उनमें, और फिर वृद्धि होती है उनकी। ठीक है, अगला है प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में स्थापित होते हैं, ये तो आपको पता ही है, पीछे बता चुका हूँ। परिवर्तनों का सामना करने के लिए अनेक परिवर्तन करते रहना पड़ता है, इसलिए प्रबंध एक गतिशील संगठन तैयार करता है। ठीक है, अगला है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। अब व्यक्तिगत उद्देश्य तो मैंने आपको पीछे बताए थे, कर्मचारियों के मजदूरी, वेतन, अवसर प्रदान होने चाहिए, वही है यहाँ पर। प्रत्येक कर्मचारी उचित पारिश्रमिक, लाभ, भागीदारी आदि प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है,
अगला है प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। एक पीछे उद्देश्य ये भी था, सामाजिक उद्देश्य, सेम वही है ये। प्रबंध के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें सामाजिक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। आज मैंने आपका एक्सरसाइज 1.1 कराया। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लेकर आऊंगा और ऐसी एक एक एक्सरसाइज करके करवाऊंगा, क्योंकि अगर पूरी एक चैप्टर में आपके एक चैप्टर के सारे एक्सरसाइज एक साथ ही करूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उतना संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक एक एक्सरसाइज करके लेता आऊंगा, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आएंगी और उसमें आप एक एक एक्सरसाइज करके अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी है नहीं है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ताकि मैं आगे से और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अगर आपका कोई दोस्त है जो व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और अंत में यार एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत लगी है, अच्छे से समझ में आया है आपको तो एक लाइक जरूर करें। तो अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।